who runs a pizza home delivery kitchen. So we come to Ranchi, the third one-day international, India versus England with the series. Her mother-in-law by incorporating traditional clothes. It's a bit one of India's finest. It's a gorgeous stadium here in Ranchi. Remember? On this. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो. ಅಪ್ಪ என்ன விட்டுறீங்க अब मुझसे अच्छा गाना नहीं गा सकते. ओ அப்படினா ओके. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो. खोज इनके ऐसे ही एक लव्य की, जिसका अंदाज वही पर आवाज नई. मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत करती हूँ. सातों सोनों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली. आप सबका स्वागत करती हूँ सुर और संगीत से सजी खास रंगोली में. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांटिक गाने के साथ. चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था. हिंदी सिनेमा में इन्हीं रंगों को म्यूजिक में भी पिरोया गया है. रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम रंगोली हर रविवार सुबह 8 बजे डीडी नेशनल पर. टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन. नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं संतोष चौधरी. तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं. और इस बार का G20 शिखर सम्मेलन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोविड के बाद ये पहली बैठक होगी G20 शिखर सम्मेलन में, जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर कई चर्चाएं होंगी, कई बातें होंगी और एक प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मंच मिल पाएगा. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद पूरा विश्व कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर प्रभावित रहा है. कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है, जो उद्योग है, कहीं ना कहीं उसमें वो प्रभावित रहा है. इसके लिए ज़रूरी है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है, इस पर अर्थव्यवस्था को लेकर एक अहम चर्चा होगी. और अर्थव्यवस्था के साथ साथ चाहे हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, या फिर क्लाइमेट चेंज जो लगातार हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही COP27 का सम्मेलन भी हुआ था, उसमें इस बात पर भी चर्चा की गई थी
कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं उससे पूरे विश्व को यानी कि सभी देशों को आगे आकर निपटना होगा, आगे आना होगा, तभी हम पर्यावरण को बेहतर कर पाएंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन बेहद खास है और भारत के लिए तो और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में वो अध्यक्ष रहेगा और इसकी जो बैठक होगी नई दिल्ली में होगी। इसके साथ साथ G20 शिखर सम्मेलन की एक खास बात और भी है कि विश्व की लगभग 60% आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ा मुकाम देते हैं, बड़ी पहचान देते हैं, एक बढ़ावा देते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार की जो G20 शिखर सम्मेलन है किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और जो तब 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा तो क्या बदलाव आएगा। पेश है खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए। इंडोनेशिया के बाली में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। G20 के देश मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। कोरोना के बाद पूरे विश्व के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि आर्थिक स्थिति के संतुलन पर सभी देश मिलकर काम करें। G20 ग्रुप में विश्व के 20 देश शामिल हैं। दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में रहती है। ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। महामारी के बाद आए अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना भी एक बड़ी चुनौती है। हेल्थ, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के प्रमुख देश शामिल होंगे। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। दुनिया की शक्ति G20 के पास ही है। हर साल अलग अलग देश के पास इसकी मेजबानी रहती है। इस बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन इसलिए भी अहम हो जाता है कि कई देश के नेता आपस में मुलाकात करते हैं। भारत के लिए G20 बेहद खास है। पीएम मोदी 20 से अधिक बैठक करेंगे। शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही डिजिटल परिवर्तन पर भी फोकस किया जाएगा। वैश्विक चिंता के अन्य मुद्दों पर भी G20 के अन्य नेताओं से आपस में विचार विमर्श होगा। आधिकारिक तौर पर भारत अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा। G20 की अगली बैठक सितंबर 2023 को दिल्ली में होगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मैं इसमें भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा। 15 नवंबर 2022 को आयोजित एक स्वागत समारोह में पाली में रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री अगले साल G20 शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित लोगों को भी अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भी देंगे। पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा और पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो 14 से 16 नवंबर की जो प्रधानमंत्री की यात्रा होगी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर 20 से अधिक बैठे होंगे, कई बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, कई राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात होगी और मकसद यही है कि कोविड के बाद जो विश्व की आर्थिक चुनौतियां हैं उनको कैसे और बेहतर किया जा सके, अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके, खाद्य सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा, ऐसे कई मुद्दे हुए जिन पर चर्चा होगी। तो इस विषय पर बात करने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मनीष अग्रवाल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एसोचैम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर संजय गुप्ता जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और संजय जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का दौर चल रहा था, 2 साल पूरा विश्व कहीं ना कहीं प्रभावित था। क्या आपको लगता है G20 की जो बैठक हो रही है ये अर्थव्यवस्था को बूम देने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, सभी देश जब एक मंच पर बैठेंगे? बिल्कुल मनीष जी, मेरा तो पूर्ण विश्वास है, भारत सरकार का पूर्ण विश्वास है और हमारे राजनीतिक नेतृत्व को भी पूर्ण विश्वास है। और ये केवल विश्वास ही नहीं है, मेरा ये मानना है कि ये इट इज़ अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया और ये सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है जी। और जो भारत को ये मेज़बानी मिली है उसमें सभी देश के विश्व के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। और ऐसे समय में इंडिया को एक ये अवसर मिला है कि वो जो उसकी इकोनॉमी एक बेटर एक ट्रेजेक्टरी पर चल रही है उसको शोकेस करने का उसको एक अवसर मिला हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि दैट वी आर गोइंग टू बिकम
आई मीन वेरी सून, आई मीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और अभी भी विश्व में हमारी 5वीं स्तर की सबसे बड़ी वो इकोनॉमी है, अराउंड समवेयर अराउंड $3 ट्रिलियन। तो भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इन दिनों, पिछले 5-6 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये सारी चीज़ों को ये अगर सामने अगर रखा जाए तभी इसकी परिभाषा करी गई है कि इट्स अ न्यू इंडिया। और ये भारत के लिए एक अपना, जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरी दुनिया को एक निमंत्रण देने के समान है, और वो अपने विश्व अपने जो भी उनकी जो एरियाज ऑफ ये टेक्नोलॉजी, ये एरियाज ऑफ नॉलेज है, प्लस इंडिया का जो नॉलेज सिस्टम है, उसको एक मंच पर लाकर जब उसको ऊपर साझा रूप से डिस्कस करेंगे, इससे बहुत कुछ काफी परिवर्तन है। और जो आप न्यू इंडिया की बात करें, इसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था है जो तेजी से उभर रही है, आगे बढ़ रही है, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मनीष जी, जो G20 की बैठक होगी, इसमें जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा होगी, इस पर भी फोकस सभी देश करेंगे। क्या आपको लगता है कि सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, सोलर की जब हम बात करते हैं, एक बड़ा बदलाव बन सकती है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं? देखिए संतोष जी, इस समय जो ये मीटिंग होने वाली है, इसमें जैसे आपने बताया था 60% आबादी कंट्रोल करते हैं इन्हीं 20 देशों में, तो ये 20 देश की दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की यूके के नए प्राइम मिनिस्टर से भी होने वाली है, क्योंकि यूके में आप लोग देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस है यूक्रेन और रशिया की फाइट की वजह से। तो जैसे कि भारत भी आज आत्मनिर्भर नहीं है ऊर्जा के क्षेत्र में, हम लोग 80% से ज़्यादा निर्यात करते हैं पेट्रोल का, तो हमें ऐसे क्षेत्र ढूंढने होंगे जिससे हम ऊर्जा में सेल्फ रिलायंट हो सके, हम अपने देश को इस रास्ते पे ले जा सके कि कल को विदेशी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आता है, अगर कोई युद्ध की दशा आती है, तो हम कितना आत्मनिर्भर हैं ऊर्जा में। इसमें सोलर ऊर्जा तो एक विकल्प है ही, लेकिन इस समय कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG, मिथेनॉल वगैरह और भी ऊर्जा के वैकल्पिक साधन तलाशने होंगे, क्योंकि सोलर ऊर्जा जो है वो सूर्य पे डिपेंडेंट है। हमें जैसे पराली की समस्या से निपटने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस का अच्छा उपाय है, उसको अपनाना होगा, तो प्रदूषण से भी हम मुक्ति पाएंगे और ऊर्जा के स्रोत में भी नई चीजें निकलेंगी। मिथेनॉल का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो ये शुगर केन जो यूपी में एक्सेस होता है, उस शुगर केन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे और उसको ऊर्जा के और माध्यमों में डाइवर्ट कर पाएंगे, तो किसानों की आय बढ़ेगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी। बिल्कुल ग्रोथ होगी। संजय जी, जब G20 का लोगो लॉन्च हो रहा था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है और किया भी जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और उन्होंने ये भी कहा था कि G20 की अध्यक्षता भारत ऐसे समय पर उसको मौका मिल रहा है जब कोविड की एक समस्या से पूरा विश्व गुजर ही रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध संकट भी है। क्या आपको लगता है जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा में हम लोगों को और बेहतर होने की जरूरत है और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है? देखिए, हम लोग मनीष जी, वी आर लिविंग इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आज के तारीख में कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वी आर एब्सोल्युटली रिलायंट ऑन आवर सेल्व्स। एक शेयर्ड इंफॉर्मेशन, शेयर्ड नॉलेज, शेयर्ड एजुकेशन के ज़माने में हम रह रहे हैं। अगर आप देखिए कि जो लोगो है उसको जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उस लोगो में ही लोटस जो दिखाया गया है, इट इज़ सिंबॉलिक ऑफ होप, इट इज़ सिंबॉलिक ऑफ पीस। साथ साथ जो मदर अर्थ के बारे में जो उसमें पूरा डिपिक्शन है, वो ये दिखा रहा है कि मदर अर्थ इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली वन नेशन, ये सभी के लिए है। तो चाहे वो खाद्य सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो एनर्जी का कोई मामला हो, सब में एक दूसरे को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और अदरवाइज इंडिया तो इट इज़ अ वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड। आज भी इंडिया में इतना प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का। अभी रिसेंटली, अभी कुछ महीने पूर्व भारत ने तो ये कहा था विश्व समुदाय को, अगर WTO हमको परमिट करे देन वी कैन सप्लाई द फूड ग्रेन्स आई मीन टू द होल वर्ल्ड। ये जो सप्लाई जो चेन लिंक्स टूट गई थी यूक्रेन वॉर के बीच में, अभी भी चल रही है, रप्चर्ड है काफ़ी। ऐसी परिस्थितियों में तो भारत ने खुद ही एक ओपन ऑफर दिया हुआ है। इसलिए जो खाद्य सुरक्षा का विषय है, हम बहुत मीनिंगफुल वे में भारत इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्लस जहाँ जहाँ हम डिफिशेंट हैं वहाँ हमको विश्व से हमको बहुत कुछ मिलने की भी उम्मीद है। इसीलिए कहते हैं वी आर इनटू एन एरा ऑफ पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, अभी पहले देखिए हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड था दैट वाज समवेयर अराउंड 7.5%, उसके बाद उससे थोड़ा सा लोअर हुआ कुछ महीने के बाद 7%, और आज ये कहा जा रहा है इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 5.5 and 6%। इसका मतलब है अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर इन द होल वर्ल्ड। इसलिए ऐसे विषम माहौल में हाँ, कि वी आर लिविंग इन अ वर्चुअली एनार्कियल वर्ल्ड, कि जहाँ अनसर्टेनिटी है, क्योस है,
क्राइसिस है, Crisis है। कोई भी देश अपने आप को इतना मजबूत नहीं फील कर रहा है, एंड देयरफॉर वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स एज वेल एज ग्लोबल होने के नुकसान भी है रूस हाँ, यूक्रेन हाँ। संग मैं इस पे जरूर आऊंगा संजय जी। मनीष जी, सोलर और खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर सेक्टर की हम जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे खाद्य सुरक्षा की संजय जी बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और ये जो ग्लोबल चेन है, जो ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। सोलर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे हम जो किसान है उसकी सिंचाई की व्यवस्था की बात करिए, आपको लगता है कि बिजली पर जो निर्भरता है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगी? देखिए, मैं आपको इस पे एक राजनीतिक कमेंट देता हूं जो मुझे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे आजकल बहुत राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे। अब बिजली फ्री देंगी तो डिस्कॉम्स को पेमेंट कैसे आएगा? यूपी ने उसका एक अच्छा विकल्प निकाला है कि गाँव को सौर ऊर्जा दे दो। आपने देखा होगा भी 1-2 दिन पहले ही 10,000 सोलर पंप्स का वितरण हुआ है। अगर वो लोग सौर ऊर्जा से उन पंप्स को चलाएंगे, गांव में सौर ऊर्जा होगी, तो वो डिस्कॉम से बिजली नहीं लेंगे। ये भी एक तरीका है उन्हें प्रोत्साहित करने का, और सरकार उन्हें इसमें सब्सिडी देके या अपनी तरफ से मदद करके उन्हें ये चीज़ें कम से कम पैसे में दे सकती है, तो उन्हें चीज़ें भी मिल गई और डिस्कॉम्स पे उसका बोझ भी नहीं आया। तो ये एक तरीका है। दूसरे देखिए, एक तरीका इकोनॉमी को अच्छे करने का मेरी समझ से ये भी है, आप अपना खर्चा कम कर दीजिए। जैसे कि सरकार पेट्रोल की आत्मनिर्भरता को कम करना चाहती है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बिल वही आता है एक्सपोर्ट का, जो पेट्रोल में होता है। हमें डॉलर्स की जरूरत वहीं पर पड़ती है ना पेमेंट के लिए। तभी आप देखते होंगे डॉलर के रेट में जैसे ही पेट्रोल में कोई चेंज आता है, डॉलर का रेट बढ़ने लगता है। तो एक ये भी तरीका है कि सरकार जितना आत्मनिर्भर होगी सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में, जितना पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी, उतना इकोनॉमिक बिल अपने आप अच्छा होता जाएगा। बिल्कुल। संजय जी, उसी सवाल पे आएंगे जो हम आपसे कह रहे थे कि क्या ग्लोबल होने के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। रूस यूक्रेन का युद्ध होता है लेकिन पूरा विश्व प्रभावित होता है। गेहूं के चाहे हम आयात की बात करें या फिर ऑयल क्रूड की बात करें, पूरा विश्व कहीं ना कहीं उस समस्या से ग्रसित हो जाता है। क्या आपको लगता है जिस आत्मनिर्भरता की बात सरकार लगातार कर रही है उसमें और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल, मेरा तो स्पष्ट मानना है ये हम लोग का एक नेशनल रिजॉल्व होना चाहिए, बल्कि तभी इतना आप देख लीजिए कि आत्मनिर्भरता के बारे में बात करी जा रही है, इंडिजिनस प्रोडक्शन के बारे में बात करी जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी जा रही है। अभी जैसे ऊर्जा फॉर लोकल, हाँ वो यस वोकल फॉर लोकल की बात करी जा रही है। और जो अभी जो रिसेंटली ईवी का जो अब एक नया एक बड़ा गडकरी साहब बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, है ना। तो इसलिए चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो सेल्फ रिलायंस का मामला हो, चाहे ट्राइंग टू कट डाउन on the extra expenditure that we are incurring on so many issues, तो इसलिए बहुत सारे चीज़ें आत्मनिर्भरता से सिद्ध हो पाएगा। और एक और भी बड़ी बात है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक पॉलिसी चलाई थी, प्रोग्राम चलाया था कि जो लोकल प्रोडक्ट्स को उसको प्रमोट करने के बारे में ये भी जो MSMEs जो है ना, उनको भी एक वायबिलिटी का एक मौका मिलने वाला है। छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिनको अभी तक कोई पूछता नहीं था, नाउ दे आर गोइंग टू गेट अ प्लेटफॉर्म। जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के बारे में बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो अपना जब ये लॉन्च कर रहे थे वेबसाइट, देन ही स्पोक अबाउट योग, ही स्पोक अबाउट आयुर्वेद, देन ही स्पोक अबाउट कोर्स ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ऑल्सो। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। भारत की पहचान भी है, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, चाहे हम मोटे अनाज की बात करें, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें। जी संजय जी। हाँ, तो इसलिए इतना बड़ा इतना वास्ट स्कोप है भारत के सामने, बस द ओनली नीड इज टू हार्नेस एवरीथिंग। और इसीलिए बार बार जो कहा जाता है कि नाउ इंडिया इज अज्यूमिंग द लीडरशिप रोल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो विश्व के पटल पर भारत एक उभरती हुई शक्ति, महाशक्ति है। और केवल यही नहीं कि हम ही कुछ कर रहे हैं, बल्कि जैसे भारत ने बार बार कहा है, भारत के नेतृत्व ने बार बार कहा है कि ये सब शेयर्ड बेसिस पर होगा। अहम ब्रह्मो अस्मि की यहाँ पर कोई बात नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात होती है। हम दूसरों को इनवाइट करेंगे, वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ आए। और अभी जैसे ये हम सब लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री जी 45 घंटों में जो बात कही जा रही है, स्टेटिस्टिकल अगर उस पर आए तो 45 घंटे में वो करीब 30 मीटिंग्स वो करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। बायलैटरल जो मीटिंग्स होने वाली है साइडलाइंस पर होने वाली हैं, जो बायलैटरल जो अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा होगी। अलग-अलग मुद्दों जो पे पिछले 1-2 वर्षों में जो बायलैटरल अरेंजमेंट्स हुए थे, एग्रीमेंट्स हुए थे, उन पर क्या स्टेटस है, इस बारे में काफी बात होने वाली है। एक सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा और मनीष जी आपसे भी समझना चाहूंगा। शुरुआत में मनीष जी आपसे करना चाहूंगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। जिस डिजिटल परिवर्तन की बात की जा रही है और इस G20 शिखर सम्मेलन में उस पर चर्चा होगी, क्या आपको लगता है उसमें भी
सभी देशों को एक साथ आगे आने की जरूरत है और तेजी से बदलाव करने की भी जरूरत है, क्योंकि टेक्निक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, और सामंजस्य भी बिठाने की जरूरत है। मुझे तो आज ये लग रहा है कि G20 में प्रधानमंत्री के जाने से उस पर चर्चाएं हैं, उनके आने तक चर्चाएं रहेंगी और उसके बाद भारत इसका होस्ट रहेगा 1 साल के लिए। यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल है कि इसकी चर्चाएं हो रही हैं, लोग उन नई नई चीज़ों के बारे में जान रहे हैं जो वहाँ डिस्कशन होंगे। जैसे अभी मेरे कुलीग बता रहे थे, आज लोगों को ये भी मालूम है कि प्रधानमंत्री वहाँ कितनी मीटिंग करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी के बस से ही हो पाया। और विदेशों में टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि हमारा डिस्कशन एक डेनमार्क की कंपनी से चल रहा है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो भारत में आने को तैयार है। हम लोग उसको लाने के लिए भी तैयार है और सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी लाने में एक फ़ायदा जो और होगा, जो भारत सरकार की मुहिम है मेक इन इंडिया की, उससे कोशिशें और अच्छी साकार हो रही हैं। अब वो कंपनियां क्या कह रही हैं कि हम भारत में आके उस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करके आपको दे देंगे। कल को उसमें कोई समस्या आती है, उसका रिपेयर वर्क होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसकी समस्याएं कम होंगी और वो स्किल जब यहाँ पे क्रिएट होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और लिटरेसी बढ़ेगी। सारी तरीके की संभावनाएं आगे बढ़ेगी। संजय जी, रोजगार की संभावनाएं क्या और उभर के आएंगे? जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जाएगी रोजगार और आगे बढ़ता जाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस ग्रामीण संस्कृति की आप बात कर रहे थे, जिस वोकल फॉर लोकल की आप बात कर रहे थे, जिस स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आप बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है इससे निचले स्तर तक रोजगार बढ़ेगा, गांव के कोने कोने तक रोजगार बढ़ेगा? देखिए, युवाओं को इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। देखिए मनीष जी, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ओडीओपी का, है ना? यस, ओडीओपी का ये इतना बड़ा ये स्टेप है। मुझे लगता है चूंकि आई एम कनेक्टेड विद सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जी, जो लोग आते हैं मेरे पास बताते हैं कि अभी तक उनकी जो हस्त जो क्या कहते हैं, जो उनकी कला थी, हाथों के जो हाँ, जो बिल्कुल हुनर था, कुम्हारों का जो काम होता था, जिसको कोई पूछता नहीं था, नाउ एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। नाउ दे हैव गॉट गवर्नमेंट सपोर्ट बिहाइंड देम। तो जब तक उसको ऑफिशियल सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिम जैसे पोर्टल बहुत काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें ओपनिंग्स आ रही हैं, इसलिए अब सब ऑनलाइन भी व्यवस्था होती जा रही है। थोड़ा सा भी जो गांव का जो आज लड़का होता है पढ़ा लिखा, जो आ रहा है शहरों में आ रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन वाले माहौल में आ रहा है, तो उसको ये पता हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। भले ही उसके पिता जो किसान है, एक सामान्य सा किसान, उसको नहीं पता है, लेकिन उनके बच्चे दे नो हाउ टू यूज मोबाइल और टेक्नोलॉजी सब। एक तो ये बात है। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि अभी इस क्षेत्र में अभी तो काफ़ी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट वाले काम हो रहे हैं जो मुझे लगता है। और देखिए, एक अभी बात बहुत इंपॉर्टेंट माइंड में आई थी, एकदम से स्लिप हो रही है, अभी मैं आई विल लेट यू नो वेरी सून, है ना? जो एक वो वाली बात है ना? बिल्कुल, बस अभी ठीक है। मनीष जी, जब अगर अभी G20 का शिखर सम्मेलन होगा, 2023 में अध्यक्षता करेगा भारत। शुरुआत से ही भारत जो है सोलर को लेकर, विंड एनर्जी को लेकर बहुत अग्रणी रहा है और बहुत तेजी से विस्तार भी हुआ है देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। क्या आपको लगता है जब वो G20 का अध्यक्षता करेगा तो और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, भारत ना एक बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि भारत जहाँ भी जाता है अपनी बात बड़ी मजबूती से रखता है। अब लोग भारत की बात को सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अध्यक्षता में जो लोग यहाँ आएंगे ना, वो भारत के विचारों को सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है, लोग भारत के विचारों को सुन के उस पर अमल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत ने बहुत दिन पहले ही क्लाइमेट समिट में अपनी बात बोल दी थी कि भाई हम इसको फॉलो करेंगे, और देश फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, हम एक टाइम बाउंड फ्रेम में इसका रिजल्ट लाएंगे और उस तहत कोशिशें जारी हैं। क्या भारत की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई? जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, 1 नेशन 1 ग्रिड की बात करते हैं, आज भारत की स्थिति इस मामले में बेहतर हो गई है कि इसकी चर्चाएं हो रही हैं। पहले लोग इस चीज़ की चर्चा नहीं करते थे, आज आप जैसे लोग इसको मौका दे रहे हैं तो ये प्रमोट हो रहा है। इन चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने लोग आते हैं, इन चर्चाओं को लोग सुनते हैं तो जागरूकता होती है। आज युवा ये देख रहा है कि क्या ये भी एक रोजगार का नया आयाम आ रहा है, वो इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने कॉलेज में पूछता है कि क्या इससे रिलेटेड कोई कोर्स है, कोई टेक्नोलॉजी है। हम लोग के पास लोग आते हैं, पूछने आते हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस पे सीखी जा सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भविष्य में ऊर्जा का कोई और विकल्प है नहीं दुनिया में। बिल्कुल। संजय जी, जब G20 का लोगो लॉन्च हो रहा था तो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने एक मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। क्या ये बेहतर भविष्य की एक कल्पना है?
जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, विश्व को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। बिल्कुल मनीष जी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन कस्टम। ये कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जिस तरह से अब ये एक पॉलिसी के थ्रू ये आ रहा है, एक स्टेट सपोर्ट, एक ऑफिशियल प्रोग्राम के रूप में आ रहा है, इसको एक रिवाइव किया जा रही है फिलॉसफी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक सब हम लोग ये जानते थे, बहुत अच्छी बातें हमारे सिविलाइजेशन में रही हैं, लेकिन उसको एक्चुअली इसको हार्नेस करना, उसको यूटिलाइज करना बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, जो पिछली बार जो अभी आपका जो क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट जो मुझसे मिस हो रहा था, वो है जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, जैसे डिफेंस कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, और कितना अब ये केवल इसका पर बहुत बड़ा फोकस है, जो लोकल यूथ है, जो क्वालिफाइड लोकल यूथ है, जो टेक्निकल स्किल्स है, उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है इस तरह से। तो इसलिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि लोटस इसका क्या है, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये दिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात भारत की जो एक ऑफिशियल पॉलिसी है, जो अब जो वास्तव में रिवाइव हो रही, इंप्लीमेंट हो रही है, मेरा ये मानना है कि भारत ने बार बार कहा है, वी हैव गॉट बेटर रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस विद बोथ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल एज विद द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसीलिए भारत ने ये कहा है कि वी नो ओनली वन वर्ल्ड, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, वी डू नॉट एक्सेप्ट द नोशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन वर्ल्ड बिफोर अस। और इसीलिए जो आपने बात कही कि जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी तरह से वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ये बहुत बड़ी बात है कि वसुधैव कुटुंबकम का पूरा सिंबल ही यही है, पूरा मैसेज ही यही है। जब हम ग्लोबल होने की बात करते हैं तो सभी के साझा हित होते हैं, सभी जो देश हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं। मनीष जी, समय की बेहद कमी, लास्ट कमेंट, कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं आने वाले दिनों में, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, ऊर्जा की बात करें, सोलर की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, इसके साथ साथ युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं मनीष? देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो जरूरी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और वो आपको कुछ दिन में दिखने लगेगा, और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में भी दिखने लगेगा। G20 के देश जो एक साल भारत का भ्रमण करेंगे, इससे टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट और बहुत ग्रोथ मिलेगी, जो कि हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भी है। मेरी नॉलेज में ये है कि जनवरी में शायद ये G20 कंट्रीज जो हैं, वाराणसी वगैरह यूपी भ्रमण पे आ रही हैं। बिल्कुल। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो भारत के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, और उम्मीद की जा रही है कि बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि विश्व की 60% आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं, और अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, 20 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, और उम्मीद की जा रही है कि जो बदलाव होगा वो बहुत व्यापक होगा। नमस्कार। लय ताल धड़कन बने।